हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम CGPSC मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र जो 4 है जो कि साइंस का है, ठीक है। साइंस में जो भाग 2 है जो कि साइंस का है उसका केमिस्ट्री, जो कि हम केमिस्ट्री को अभी एज ए सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम आयरन या लोहे के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। देखा था कि आखिर लोहे का निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। मतलब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन या फिर मेटलर्जी ऑफ आयरन को हमने देखा था। इस वीडियो के अंदर हम तांबा धातु का धातु कर्म या निष्कर्षण देखेंगे, या फिर इंग्लिश में कह लें मेटलर्जी ऑफ कॉपर मेटल, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिर से एक बार बता दूं कि ये वीडियो केवल CGPSC मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके साथ ही जो बच्चे स्कूल में हैं और क्लास 10th में हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है, ठीक है ना। चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो तांबा धातु है उसका निष्कर्षण या फिर धातु कर्म कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए, जो तांबा धातु का धातु कर्म या जो निष्कर्षण होता है, उससे पहले हम ये देख लें कि तांबा जो होता है उसके ओर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, या फिर कह लें कि अयस्क कौन कौन से हैं तांबा धातु का, ठीक है। देखिए, जो तांबा ऐसा धातु है ना कि जो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, फ्री रूप में भी पाया जाता है और ये कंबाइन स्टेट दोनों रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। नेचर में जो कॉपर धातु होता है, कॉपर मेटल, वो फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट बोथ दोनों स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। तो जब वो संयुक्त अवस्था में या फिर कंबाइन स्टेट के रूप में पाया जाता है तो वो अयस्कों के रूप में पाया जाता है, और तांबा शुद्ध रूप में भी पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि जो तांबा है उसके अयस्क कौन कौन से हैं। तो तांबा धातु के 2 तरह के अयस्क होते हैं, एक होता है ऑक्साइड अयस्क और दूसरा जो होता है सल्फाइड अयस्क, ठीक है ना। तो ऑक्साइड अयस्क के अंदर देखेंगे तो ऑक्साइड अयस्क का ये है क्यूप्राइट, ठीक है ना। ऑक्साइड अयस्क में क्या है, क्यूप्राइट। इस क्यूप्राइट को ही ना रूबी कॉपर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। यदि आपसे रूबी कॉपर पूछे या क्यूप्राइट पूछे तो ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो और क्यूप्राइट या फिर रूबी कॉपर का जो फॉर्मूला होता है Cu2s, ठीक है ना, Cu2s कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये दोनों क्या है, क्यूप्राइट कहलाता है या फिर रूबी कॉपर कहलाता है। उसी तरह अगर सल्फाइड अयस्क की बात करें तो एक होता है कॉपर ग्लांस, ठीक है ना। कॉपर ग्लांस का जो फॉर्मूला होता है वो Cu2s होता है। अगर Cu2O होगा तो क्यूप्राइट या रूबी कॉपर हो जाएगा। क्योंकि अब हम सल्फाइड अयस्क की मैं बात कर रहा हूँ तो कॉपर ग्लांस जो कि Cu2s एक सल्फाइड अयस्क है। वहीं पे दूसरा जो है कॉपर पायराइट होता है। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2, ठीक है ना। इसमें आयरन की भी कुछ मात्रा उपस्थित होता है, ठीक है। तो CuFeS2 है, क्या है, कॉपर पायराइट है, जो कि एक तांबे का अयस्क है, ठीक है। इसका फॉर्मूला एक इस तरह से भी लिखा जाता है Cu2s.Fe2s3। ये भी क्या है, एक तरह का कॉपर पायराइट ही है। देखिए, हमारे भारत में ये जो कॉपर पायराइट है, इस कॉपर पायराइट से ही क्या किया जाता है, तांबे धातु का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। इस तांबा धातु का जो निष्कर्षण कहाँ से, कॉपर पायराइट, मतलब CuFeS2, इसके द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको तांबे के अयस्कों के बारे में अच्छा खासा जानकारी हो गया होगा, ठीक है ना। एग्जाम में ये सारे पूछे जाते हैं कि कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या होता है Cu2s, या कॉपर पायराइट क्या होता है, क्यूप्राइट क्या होता है, या आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अयस्क क्या होता है, उदाहरण सहित समझाएं। तो आप अयस्क का परिभाषा लिख के और तांबा धातु का क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल चिपका सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे इसका निष्कर्षण किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो तांबा धातु होता है उसके निष्कर्षण के लिए हमको कुछ स्टेप्स से गुजरना होता है, ठीक है ना। कि कुछ डायरेक्ट तांबा यानी कॉपर पायराइट CuFeS2 लिए और इसका तुरंत से हम कॉपर में बदल नहीं जाता, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो इस कॉपर पायराइट जो अयस्क होता है इसका निष्कर्षण करके या फिर एक्सट्रैक्शन करके तांबा को प्राप्त किया जाता है। लेकिन कॉपर पायराइट से तांबा निकालने के लिए यहाँ पे 5 स्टेप्स दिए गए, इन 5 स्टेप से गुजरना होता है, ठीक है। जिसमें पहला है अयस्कों का सांद्रण या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। दूसरा सांद्रित अयस्क का भर्जन, यहाँ से जो कॉन्सेंट्रेटेड अयस्क मिला उसका भर्जन किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है, रोस्टिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर। तीसरा जो हो जाता है भर्जित अयस्क का प्रगलन, मतलब भर्जन की क्रिया से या रोस्टिंग के अभिक्रिया के बाद जो हमको अयस्क मिल रहा है उसका हम स्मेल्टिंग करते हैं, प्रगलन करते हैं। और चौथा, प्रगलन के पश्चात जो हमको पिघला हुआ रूप में जो हमको अयस्क मिलता है, ठीक है, उसका बेसेमरीकरण किया जाता है, ठीक है, बेसेमराइजेशन। और जो अंतिम स्टेप में जो हमको जो
धातु मिलता है, कॉपर धातु मिलता है, ठीक है, उसमें भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उसे दूर करने के लिए हम शोधन या फिर प्योरिफिकेशन करते हैं। तो ये पूरा पांचों प्रोसेस से हमको इस कॉपर पायराइट अयस्क को गुजारा जाता है, तब जाके हमको कॉपर प्राप्त होता है। तो ये आपको पांचों ये स्टेप्स भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम बारी बारी से सारे स्टेप्स को समझते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण का मतलब ये होता है कि जो हमारा अयस्क होता है या फिर जो ओर होता है, हमारा अयस्क क्या है CuFeS2, इसमें जो भौतिक अशुद्धियाँ हैं जिनको दूर किया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि अशुद्धियाँ तो इसमें बहुत तरह का होगा, तो वो अंत तक जाना पड़ेगा, पांचों स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो पहले जो इसमें अशुद्धियाँ होगा जैसे मिट्टी, कंकड़, धूल, ये सब है, इन सभी अशुद्धियों को दूर करने से जो हमारा अयस्क मिलता है उसको हम सांद्रित अयस्क कहते हैं। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, अयस्कों का सांद्रण। देखिए जो कॉपर पायराइट है, क्योंकि हम कॉपर पायराइट से हम क्या करने वाले हैं, निष्कर्षण करने वाले हैं तांबे का। तो कॉपर पायराइट अयस्क का जो सांद्रण होता है वो फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि से क्यों? क्योंकि जो भी अयस्क हो, ठीक है, अगर वो सल्फाइड के रूप में उपस्थित है, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा अयस्क जो सल्फाइड के रूप में उपस्थित होता है उसका हम जब सांद्रण करते हैं तो फेन उत्प्लावन या फिर फोर्थ फ्लोटेशन विधि के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ को आप गांठ बांध लें कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण इससे फेन उत्प्लावन विधि या फिर फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाया हूँ, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा फ्लोटेशन प्रोसेस का पूरा हमारा सेटअप है। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा कॉपर पायराइट का जो सल्फाइड अयस्क है इसको बारीक चूर्ण पीस कर उसको बारीक चूर्ण के रूप में बदल दिया जाता है। फिर इसके अंदर ये जो हमारा टंकी है, इस टंकी के अंदर कॉपर पायराइट के चूर्ण को भर दिया जाता है। फिर उसमें भरने के बाद इसमें पानी और चीड़ या फिर तारपीन का तेल मिला दिया जाता है। तारपीन का तेल या फिर चीड़ या फिर बोल इसमें हमारा जो कॉपर पायराइट का पिसा हुआ अयस्क है, इन तीनों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हवा का सप्लाई किया जाता है, ठीक है। हवा के सप्लाई करने के साथ साथ ये जो है ये रोटेट होते रहता है, ठीक है। हवा भी होता है, साथ साथ ये रोटेट होते रहता है, चर्नर कहलाता है, ठीक है, चर्निंग मतलब ये घूमते रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क रहता है हमारा कॉपर पायराइट का, वो उसका झाग का निर्माण होने लगता है, ठीक है, कॉपर पायराइट का झाग। यहाँ पे क्योंकि हमने चीड़ का तेल डाला है जो कि झाग निर्माण में मदद करता है, ठीक है ना। चीड़ का तेल क्या करता है, झाग निर्माण में मदद करता है। तो हमारा जो सल्फाइड अयस्क होता है वो क्या करता है, उस झाग के साथ जाके चिपक जाता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पे चीड़ के तेल या फिर तारपीन के तेल का जब झाग बनता है तो जो सल्फाइड अयस्क होता है वो इस तेल के साथ, तेल का जो झाग होता है उस झाग के साथ चिपक जाता है। वहीं जो उसमें अशुद्धि होता है, ठीक है, जैसे कंकड़ पत्थर वगैरह जो हो गया, बालू हो गया, मिट्टी हो गया, वो पानी के साथ, क्योंकि नीचे पानी रहता है तो पानी के साथ नीचे जाके यहाँ पे तली में जाके बैठ जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा जो कॉपर पायराइट का जो अयस्क होता है वो झाग के साथ यहाँ पे बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो अशुद्धियाँ होता है उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो कॉपर पायराइट अयस्क था उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सबको बाहर निकाल दिया जाता है, और यहाँ पे जो सांद्रित अयस्क होता है उसको हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेप था। अब हम दूसरे स्टेप में हम चलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं रोस्टिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ठीक है, रोस्टिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर या फिर सांद्रित अयस्क का भर्जन, ठीक है ना। भर्जन, इसको हम क्या करते हैं, इंग्लिश में रोस्टिंग भी किया जाता है। देखिए इससे पहले जो हमारा जो स्टेप था उसमें हमने क्या किया, अयस्कों का सांद्रण किया, ठीक है, अयस्कों का सांद्रण या फिर कॉन्सेंट्रेशन किया। तो जो यहाँ पे सांद्रित अयस्क मिलता है, उस सांद्रित अयस्क जो कि सल्फाइड के रूप में रहता है, ठीक है, सांद्रित अयस्क इसमें सल्फाइड के रूप में रहता है। तो सांद्रित अयस्क जो कि सल्फाइड के रूप में होता है उसको ऑक्साइड के रूप में बदलने के लिए क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, या फिर सांद्रित अयस्क का ऑक्सीकरण किस में होता है, भर्जन की क्रिया में होता है, ठीक है। तो भर्जन एक ऑक्सीकरण विधि है जिसमें सांद्रित अयस्क का क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, मतलब उसके ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा अयस्क है CuFeS2 मतलब कॉपर पायराइट, इस कॉपर पायराइट अयस्क का हम भर्जन करते हैं। तो कॉपर पायराइट अयस्क का हम क्या करते हैं, भर्जन करने के लिए एक उथले तल वाला परिवर्तनी भट्टी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ठीक, किसमें, उथले तल वाला एक परावर्तनी भट्टी, ये जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर एक परावर्तनी भट्टी का होता है। इसमें क्या करते हैं, अयस्क को यहाँ पे रख दिया जाता है।
अयस्क को परावर्तनी भट्टी में रख कर हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यहाँ पे ईंधन लगा हुआ फ्यूल्स है, ठीक है, जहाँ से क्या ये भट्टी है, यहाँ से उसको गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे परिभाषा में भी लिखा गया है कि सांद्रित अयस्क को उथले उत्तल वाली परावर्तनी भट्टी में रख कर अयस्क को वायु के उपस्थिति में, ठीक है, तो वायु की उपस्थिति में किसमें, गलनांक से नीचे तक, मतलब इतना टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है कि वो पिघले नहीं। मतलब कह सकते हो कि पिघलने से पूर्व तक जो हमारा सांद्रित अयस्क होता है उसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया ही भर्जन कहलाता है। वायु के उपस्थिति में भर्जन होता है और वायु के अनुपस्थिति में निस्तापन होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, निस्तापन को कहते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। तो वायु के अनुपस्थिति में निस्तापन और वायु के उपस्थिति में भर्जन। तो जब ये भर्जन होता है तो निम्नलिखित परिवर्तन होता है, उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, क्योंकि देखिए ये हमारा कॉपर पायराइट, इसमें सल्फर है, तो इसमें जो सल्फर होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। किसमें, सल्फर जो है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम गर्म कर रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगा ही। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकलने के लिए रास्ता बना होता है। साथ में देखिएगा आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक को AS लिखा जाता है और एंटीमनी को SB लिखा जाता है, ठीक है ना, SB, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्सेनिक का AS और एंटीमनी का SB। ये दोनों जो है वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। तो जो कॉपर पायराइट होता है उसमें आर्सेनिक और एंटीमनी जो है अशुद्धि होते हैं, ठीक है। ये अशुद्धियाँ वाष्पशील होता है, तो जैसे ही इसको गर्म करते हैं वाष्प बन के यहाँ से क्या करते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो ये दो स्टेप हो गया, दो इसमें प्रोसेस हो गया, दो अभिक्रिया हो गया। तीसरा क्या होता है कि जो हमारा पायराइट अयस्क है, कॉपर पायराइट, ठीक है, ये कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में परिवर्तित हो जाते हैं, आयरन सल्फाइड के मिश्रण में। कैसे, देखिए जो कॉपर पायराइट है CuFeS2, जब हम इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म किए पिघलने से पूर्व तक, तो क्या हुआ, हमको यहाँ से मिला Cu2S कॉपर सल्फाइड मिला, ठीक है, इसको कॉपर ग्लांस भी कहते हैं, और आयरन सल्फाइड मतलब FeS मिला, और साथ ही साथ क्या होता है, इसके साथ कुछ सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, और यही सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये तीसरा स्टेप हो गया, तीसरा क्रिया हो गया। पायराइट अयस्क जो ये था वो किसमें, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में परिवर्तित हो गया। अगला स्टेप क्या होता है कि जो कॉपर सल्फाइड बना यहाँ पे ये वाला, और आयरन सल्फाइड जो ये बना, इसके कुछ भाग ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायु की उपस्थिति में, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो Cu2S मिला, Cu2S, ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या करेगा, कुछ मात्रा में Cu2O कॉपर का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड बाहर यहाँ निकल आएगा। साथ ही साथ जो हमारा FeS था ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्रिया करके बनाएगा FeO और SO2 बना के निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस जो है भर्जन के अंदर हुआ। तो यहाँ पे इस स्टेप के बाद हमारा ये कॉपर ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड, इन दोनों जो है मिश्रण के रूप में यहाँ पे प्राप्त होते हैं, यहाँ पे, ठीक है, मिश्रण के रूप में यहाँ पे प्राप्त होते हैं। उम्मीद है ये पूरा प्रोसेस जो है आपको भर्जन का समझ में आया होगा। अब हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे कि जो सांद्रित अयस्क का जब भर्जन हो गया तो भर्जन के बाद क्या होगा, ठीक है ना। देखिए जब हमारा भर्जित अयस्क आ जाएगा तो अब हम उसका करेंगे प्रगलन। क्या करेंगे हम, प्रगलन करेंगे। प्रगलन का मतलब होता है स्मेल्टिंग या फिर प्रगलन। इससे पहले वाले में हम क्या किए, उसको पिघलने से पूर्व तक गर्म किए, ठीक है ना, पिघलने से पूर्व तक गर्म किया गया, कहाँ पे, भर्जन के अंदर। अब हम जब प्रगलन करेंगे, ठीक है, स्मेल्टिंग करेंगे, तो उसमें हम पिघला देंगे धातु को, ठीक है। तो जो भर्जन था वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस था, ठीक है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण का विधि था, लेकिन जो प्रगलन है ये अपचयन का विधि है, रिडक्शन का विधि है, ठीक है ना। प्रगलन क्या होता है, इसमें रिडक्शन या फिर धातु जो होता है उसका ऑक्साइड अयस्क जो हमको मिला, पीछे हम देखें क्या बना था, FeO बना लिए थे, Cu2O बना लिए थे, ऑक्साइड के रूप में हो गया। तो इस ऑक्साइड का आप अपचयन करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रगलन की विधि करते हैं, ठीक है ना। अब जो प्रगलन होता है ये वात्या भट्टी के अंदर होता है, इसको हम ब्लास्ट फर्नेस या वात्या भट्टी में कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा दूसरा स्टेप में जो भर्जन हुआ, भर्जन के पश्चात जो भर्जित अयस्क प्राप्त हुआ, उसमें हम कुछ रेत मिलाते हैं, रेत के साथ कुछ कोक भी मिला दिया जाता है। तो भर्जित अयस्क के साथ रेत और कोक मिलाकर हम उसको ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ से अंदर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे
क्या बोलते हैं, कुप एंड कोन बना होता है, कप एंड कोन बना होता है। यहाँ से ही भर्जित अयस्क के साथ रेत और कोक मिलाकर इस भट्टी के ऊपर से डाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए भट्टी का तापमान ऊपर से नीचे तक अलग अलग होता है। तो जब भी हमारा अयस्क यहाँ से नीचे तक गुजरता है तो उसके साथ भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं होती है। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो वेस्ट गैसेस होते हैं उनको बाहर निकलने का भी यहाँ पे रास्ता बना होता है, व्यर्थ की गैसें निकलने के लिए बाहर निकलना, क्योंकि जब भी अभिक्रिया होगा, क्योंकि कोक मिला रहे हैं तो कोक मिलाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, तो ये यहाँ से बाहर निकल आएगा। ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो भर्जन क्रिया में क्या हो गया, क्योंकि हम देखें पीछे की स्टेप में, आप जाके रिवर्स करके देख भी सकते हैं कि जो वहाँ से कॉपर ऑक्साइड हुआ, प्राप्त हुआ, वो FeS, क्योंकि पूरी तरीके से वहाँ से FeS जो है FeO में बदला नहीं था, कुछ ही बदला था। तो जो भर्जन की क्रिया में Cu2O प्राप्त हुआ, वो आयरन सल्फाइड से संयोग करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। तो इसके लिए क्या अभिक्रिया होगा भाई, देखिए कि पीछे जो हम देखे थे कि Cu2O प्राप्त हुआ था, और जो वहाँ पे शेष FeS बचा हुआ था उसके साथ Cu2O रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद बनाएगा Cu2S बनाएगा, साथ ही साथ FeO बनाएगा, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, आयरन का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब ये आयरन ऑक्साइड क्या करता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या मिला है, रेत भी मिला है, सिलिका। रेत का फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिका ऑक्साइड कहते हैं, जो क्या कहलाता है, रेत। ठीक है, अब जो यहाँ पे FeO मिला, ये क्या है, अशुद्धि है। याद रखिएगा कि जो तांबा धातु होता है, ठीक है, तांबा, इस तांबे के अयस्क के साथ हमेशा लोहा, FeO जो है, लोहे का ऑक्साइड जो है अशुद्धि के रूप में होता है, और इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम इसमें SiO2, सिलिका, रेत मिलाते हैं। इसे हम गालक कहते हैं, फ्लक्स। ठीक है ना, क्या कहते हैं, फ्लक्स या गालक। तो किसी भी धातु का जब धातु कर्म करेंगे तो उसमें जो लोहे, मतलब धातु की जो अशुद्धियाँ होंगी उसको अलग करने के लिए जो अलग से यौगिक मिलाया जाता है उसको हम गालक कहते हैं। तो सिलिका ऑक्साइड, इसको दूर करने के लिए इसमें हम शुरू में वात्या भट्टी में डाले थे। तो यहाँ पे जो FeO बना, ये क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में जो अशुद्धि FeO बना यहाँ पे, इस FeO को दूर करने के लिए हम गालक क्या मिलाए, SiO2, जो मैंने यहाँ पे बताया। इसके साथ रिएक्शन अशुद्धि जो है क्या बनाता है, धातुमल के रूप में बाहर निकल आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या अभिक्रिया हो रहा है कि हमको क्या मिला, FeO मिला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ से जो FeO मिला, ये क्या करेगा, सिलिका ऑक्साइड SiO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने के बाद FeSiO3 फेरस सिलिकेट के रूप में क्या करता है, ये बदल जाता है। ये फेरस सिलिकेट जो है ये एक धातुमल है। ठीक है, ये क्या है, SiO2 क्या है, एक गालक है, और FeO क्या है, एक अशुद्धि है। तो अशुद्धियाँ जब गालक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातुमल बनाता है। तो इस अशुद्धि को धातुमल के रूप में बाहर निकालने के लिए हम SiO2 का प्रयोग किए थे। ठीक है, उम्मीद है इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा कि FeO को गालक, धातुमल के रूप में बदलने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेत मिलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्रगलन की प्रक्रिया में जब मतलब तांबा धातु का प्रगलन किया जाता है तो उसमें रेत क्यों मिलाया जाता है। तो रेत यहाँ पे गालक की तरह कार्य करता है, जो कि उसमें उपस्थित FeO, फेरस ऑक्साइड जो है, उसको बाहर निकालने के लिए हम मिलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे जब ये यहाँ पे आए तो ये सब पिघले हुए रूप में प्राप्त हुए। ठीक है ना, ये भी जो है एक मोल्टेन फॉर्म में या फिर पिघला हुआ रूप में होता है। और यहाँ पे जो कॉपर सल्फाइड जो होता है, ठीक है ना, कॉपर, यहाँ पे दो देखिए, यहाँ पे एक धातु बन जाए, नीचे में यहाँ पे देखेंगे तो धातु जो है उपस्थित होता है। इस धातु के अंदर हमारा Cu2S, कॉपर का सल्फाइड भी रहता है, और थोड़ा सा मात्रा में FeS, आयरन का सल्फाइड, ये दोनों बचा रहता है। ठीक है, यहाँ पे, और इसके ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे धातुमल होता है। धातुमल कौन सा, FeSiO3। ठीक है, तो नीचे साइड शुद्ध धातु जो कि सल्फाइड के रूप में अभी भी उपस्थित है, और यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो धातुमल होता है। क्योंकि धातुमल का घनत्व तो कम होता है, हल्का होता है, तो ये धातु के ऊपर यहाँ पे तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हैं, धातुमल ऊपर रहता है और धातु नीचे होता है। यहाँ पे जो लेयर उपस्थित है धातु का, ठीक है ना, ये वाला नीचे साइड धातु का, और ऊपर में दो लेयर, दो स्तर बन गया है, ऊपर में धातुमल और नीचे में धातु। तो यहाँ पे जो धातु उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं कॉपर मैट। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉपर मैट। इस कॉपर मैट में क्या क्या होता है, कॉपर सल्फाइड रहेगा, क्यूप्रस सल्फाइड, और साथ ही साथ थोड़ा सा मात्रा में आयरन का सल्फाइड भी बचा रहता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि
कॉपर मैट या फिर सिंपली मैट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे परिभाषित करोगे कि वात्या भट्टी के तल में मतलब नीचे धातुमल होता है ऊपर में, तथा नीचे में क्या है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, दो सतह बन जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं कॉपर मैट या फिर मैट कहते हैं। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे जो हमको धातु मिला ये भी शुद्ध रूप में अभी धातु प्राप्त नहीं हुआ है, इसमें कॉपर का सल्फाइड है, साथ ही साथ ये आयरन का सल्फाइड बचा हुआ है। तो इस आयरन सल्फाइड को और भी अभी बाहर निकालने के लिए हम अगला स्टेप से गुजारते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसेमरीकरण या फिर बेसेमराइजेशन, जो कि हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो चौथा प्रोसेस आया जिसको हम कहते हैं बेसेमरीकरण या फिर कह लेते हैं इंग्लिश में बेसेमराइजेशन। ठीक है, तो अब इसको पढ़िए। देखिए बेसेमराइजेशन जो होता है वो बेसेमर परिवर्तक के अंदर होता है। ये होता है बेसेमर परिवर्तक या फिर बेसेमर कन्वर्टर कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रगलन की प्रक्रिया से जो द्रवित मैट मिला, ठीक है, जो पिघला हुआ रूप में मैट मिला, उसमें अशुद्धि होता है क्या, फेरस सल्फाइड होता है, क्योंकि हम निष्कर्षण किसका कर रहे हैं, कॉपर का। तो कॉपर सल्फाइड रहता फिर भी सही था, ठीक है, परंतु इसमें हमारे साथ तो FeS था, FeS भी उसके अंदर उपस्थित है। तो इस FeS को बाहर निकालना है। ठीक है ना। इस FeS को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, बेसेमर परिवर्तक के अंदर डाला जाएगा और बेसेमरीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो वही बोला गया कि प्रगलन की प्रक्रिया में जो द्रवित मैट है उसमें उपस्थित अशुद्धि क्या है, फेरस सल्फाइड मतलब FeS है। इसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ जो हमारा ये दोनों का मिश्रण है उसके साथ हम सिलिका फिर से मिलाते हैं। ठीक है, क्या मिलाते हैं, सिलिका। मतलब हमारा जो पीछे का प्रक्रिया उसमें क्या क्या था, Cu2S था, साथ ही साथ FeS था। ठीक है, इसके साथ हम क्या मिला रहे हैं, सिलिका मिलाते हैं। ठीक है, सिलिका मतलब SiO2। ठीक है, इन सबको मिलाकर क्या किया जाता है, बेसेमर परिवर्तक के अंदर, इसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, बेसेमर परिवर्तक के अंदर डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे हवा भेजने के लिए यहाँ पे ट्वायर बना होता है, TUYER, इसको कहते हैं ट्वायर। ठीक है, ये ट्वायर से क्या किया जाता है, हवा भेजा जाता है। तो जब ट्वायर से हवा भेजा जाएगा और हमारा यहाँ पे द्रवित अशुद्धि रूप में मैट होगा, ठीक है, तो ये मैट से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और अभिक्रिया करने के पश्चात देखिएगा क्या क्या बनाता है। तो पहले जो हमारा FeS है, ठीक है, मैं इसको वापस शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, कि हमारा जो यहाँ पे FeS था अशुद्धि के रूप में, ये वाला FeS वो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ से हम हवा भेजें तो हवा से अभिक्रिया करेगा मतलब ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाएगा FeO बना देगा वापस से। ठीक है, FeO एक अशुद्धि के रूप में बन गया और ये सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि ये गैस के रूप में बाहर निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल आ जाएगा SO2। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्योंकि अब इसको अगर बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर लीजिएगा, फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसको बैलेंस ऐसे करना होता है। ठीक है, एक अलग प्रोसेस है तो उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे समझते हैं क्या कि इसमें जो इसके साथ FeS था वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना दिया, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हम हवा भेज रहे थे तो इसके साथ अभिक्रिया करके SO2 बनाएगा, जो कि सल्फर बाहर निकल आएगा SO2 के रूप में और FeO बन जाएगा। तो FeO क्या होता है, तांबे के साथ अशुद्ध के रूप में FeO बन गया। अब ये अशुद्ध जो FeO है इसके साथ हम क्या बनाए थे, सिलिका भी मिलाए थे, रेत। तो वापस से जो कि हम पीछे हम किए प्रगलन के अंदर कि FeO और ये SiO2 ये दोनों का रिएक्शन होगा और फिर से धातुमल के रूप में बाहर आ जाएगा, FeSiO3 धातुमल बन गया। मतलब हम सिलिका हर स्टेप में इसीलिए मिला रहे हैं ताकि आयरन की जो अशुद्धि है वो धातुमल के रूप में बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ, धातुमल के रूप में बाहर आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें FeS FeO में परिवर्तित हो गया। देखिए ये FeS FeO के रूप में परिवर्तित हो गया और FeO SiO2 के साथ धातुमल का निर्माण करता है, जो कि परिवर्तक के सतह पर तैरते रहता है। यहाँ पे धातुमल जो है से तैरते रहता है। ठीक है, और बाद में उसको धातुमल को जो यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा धातुमल बाहर आ गया। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास क्या क्या था मिश्रण में, Cu2S था, FeS था और हम सिलिका मिला दिए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे FeS तो है जो ये धातुमल के रूप में बाहर निकल आया FeSiO3 के रूप में। अभी बचा है हमारे पास Cu2S। अब इसका क्या, ठीक है, तो क्यूप्रस सल्फाइड जो यहाँ पे उपस्थित इसमें है हमारा, ये क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कहने का कि जो हमारे पास Cu2S था वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेगा
Cu2O और साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। जहाँ भी सल्फर होगा वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और यहाँ से SO2 बाहर निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पे Cu2 मिल गया, यहाँ सल्फर जो है ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर निकल गया और Cu मतलब ये कॉपर सल्फाइड जो है वो उसका ऑक्सीकरण मिल गया और Cu2O बना दिया, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड बना दिया। अब देखिएगा साथ ही साथ और क्या होगा क्योंकि ये पूरी तरीके से जितना Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड था सब इसमें एक ही बार में परिवर्तित नहीं हो गया, ठीक है। पहले कुछ कॉपर सल्फाइड जो था ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब जो क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया ये वापस से जो बचे हुए Cu2S होंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Cu2S जो बचा था और ये हमारा जो Cu2O बन के तैयार हुआ इसके साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद हमको यहाँ पे शुद्ध तांबा मिलता है और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और यहाँ पे तांबा जो हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे टोटल हमको कॉपर यहाँ पे मिल गया। अब देखिए अब यहाँ से जो कॉपर हमको मिला, अब इस बेसेमर परिवर्तक को उलट देते हैं और उलट कर हम क्या करते हैं, कॉपर धातु को प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन इस कॉपर के अंदर ये सल्फर डाइऑक्साइड भी कुछ उसके अंदर घुला रहता है क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में है, ये द्रवित, क्योंकि इतना टेम्परेचर से द्रव के रूप में ही रहेगा। तो इस कॉपर के अंदर कुछ मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी उपस्थित रहता है, ठीक है। तो जब इसको ठंडा किया जाता है ना तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है बुलबुला के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है ना, बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है। तो जैसे ही वो मान लेते हैं ये हमारा कॉपर धातु है, ठीक है। और जब यहाँ से कॉपर सल्फाइड जो है सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा बुलबुला के रूप में, तो क्या होगा, जो हमारा धातु होगा उसके बीच बीच पे ऐसे छिद्र बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं फफोलेदार तांबा, ठीक है। यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड के बाहर निकलने के बाद वहाँ बीच बीच में छिद्र हो जाता है, तो यहाँ से जो तांबा प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं फफोलेदार तांबा या फिर ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो था, यहाँ पे जो हमारा तांबा मिलता है वो 98% शुद्ध रहता है, उसमें भी कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ अभी भी उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसेमरीकरण। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लास्ट स्टेप में चलते हैं क्योंकि हमने देखा कि यहाँ से जो तांबा मिला फफोलेदार तांबा उसमें 98% ही शुद्धियाँ हैं, 2% अभी भी अशुद्धि है। तो इस अशुद्धि को दूर करने के लिए हमको लास्ट स्टेप से गुजरना होगा जिसको हम कहते हैं शोधन या फिर प्योरीफिकेशन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। हाँ, ये हमारा है 5वां और अंतिम स्टेप कॉपर का मेटलर्जी का, जिसको हम बोलते हैं धातु शोधन या, ठीक है, मेटल प्योरीफिकेशन या फिर मेटल रिफाइनिंग भी कहते हैं, ठीक है, मेटल प्योरीफिकेशन या फिर मेटल रिफाइनिंग। देखिए जो तांबा धातु होता है, ठीक है, उसका जो विद्युत अपघटनी विधि के माध्यम से उसका शोधन किया जाता है, ठीक है ना। तांबा का शोधन किससे किया जाता है, विद्युत अपघटनी विधि या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि पीछे से हमको जो तांबा प्राप्त हुआ कैसा है, वो अशुद्ध तांबा है, उसमें पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो पहली बात हम कॉपर का हम यहाँ पे शोधन कर रहे हैं, कॉपर धातु का। तो हम क्या करते हैं, एक टंकी लेते हैं, ठीक है, इस टंकी को हौज भी कहते हैं, या एक बड़ा सा टंकी लेते हैं और कॉपर धातु का शोधन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है, ठीक है ना। क्या मिलाया जाता है, कॉपर सल्फेट का 1% सॉल्यूशन, मतलब एकदम से सांद्र नहीं होता है, बहुत ही ये सांद्रित नहीं होता, इसमें 1% ही इसमें सांद्रण हो, बाकी जो है इसमें मान लो पानी की मात्रा अधिक होगा। तो मतलब कॉपर सल्फेट का हम अम्लीय विलयन ले रहे हैं जो कि 1% इसका सांद्रण होता है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है इसके अंदर पूरा भर दिए। अब जो हमारा अशुद्ध तांबा था जो कि हमको पीछे से प्राप्त हुआ फफोलादार तांबा, उस अशुद्ध तांबे को यहाँ पर एनोड के ऊपर रख दिया जाता है, ठीक है। ये मोटा रहेगा थोड़ा, ठीक है ना। उसको छड़ के रूप में बना के, अशुद्ध तांबे का छड़ बना के हम उसको इसके अंदर एनोड के रूप में लगा देते हैं, ठीक है। और एक शुद्ध तांबा का एक पतला सा स्ट्रिप होगा, एक छड़ होगा, जिसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो कैथोड जो है हमारा शुद्ध तांबा है और जो एनोड होगा हमारा वो अशुद्ध तांबा होगा, ठीक है। एनोड पे, एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक। इन दोनों के बीच में हम बैटरी जोड़ देते हैं और बैटरी जोड़ने के बाद जब हम इसका बैटरी जोड़ते हैं तो उसका विद्युत अपघटन होने लगता है। तो विद्युत अपघटन से क्या होता है कि जो अशुद्ध तांबा होता है, क्योंकि इस तांबा के अंदर क्या है, ये जो हमारा विलयन होता है उसमें कॉपर उपस्थित होता है, तो इसका जो तांबा होता है अशुद्ध वाले का, वो तांबा पिघल के और इस विलयन के अंदर इकट्ठा होता है पहले,
ठीक है। तो अशुद्ध तांबा पिघल के तांबा के रूप में इस विलयन के अंदर मिल जाता है, और इस विलयन का जो तांबा होता है इसमें जो पिघला हुआ, और धीरे धीरे इस कैथोड के ऊपर क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ की जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे चला जाता है, और शुद्ध तांबा इसके अंदर घुल जाता है, और इसके अंदर अगर घुला हुआ तांबा ये हमारा कैथोड के यहाँ पर आकर जमा होता है। तो ये धीरे धीरे पतला होने लगता है, और ये धीरे धीरे जो है ये मोटा होने लगता है। इस प्रकार जब ये पूरा प्रक्रिया अंत होता है तो ये पूरी तरीके से जो कॉपर होता है वो कैथोड पे आकर ये शुद्ध तांबा यहाँ पे जमा हो जाता है। अशुद्धियाँ जो होती हैं इस एनोड के नीचे जमा हो जाता है। इस अशुद्धि को ही या फिर हम क्या कहते हैं, एनोड कीचड़ या फिर एनोड पंख या फिर एनोड मड कहा जाता है। यहाँ पे जो अशुद्धियाँ होता है तांबा के साथ जो यहाँ पे कीचड़ के रूप में उपस्थित होता है, सोना, चांदी इत्यादि महत्वपूर्ण तत्व उपस्थित होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है धातु शोधन का होता है, धातु शोधन का या फिर मेटल प्योरिफिकेशन का। तो ये अभी तक हमने देखा, ये पहले के वीडियोस में भी हमने जब आयरन का देखा था तब भी वहाँ पे करके देखे थे, और जब हम विद्युत अपघटनी विधि शोधन का पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हम पहले के वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप पीछे से भी जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि धातु शोधन तांबे का किस प्रकार होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और कॉपर के कौन कौन से अयस्क होते हैं, ठीक है। इन सारे चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।